फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो रिवॉल्यूशन के फर्स्ट सीजन के सेकंड एपिसोड में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉकचेन एंड टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आज के इस सेशन में आपको ब्लॉकचेन से रिलेटेड वो सभी जानकारी मिलेगी जो हमारे लिए जरूरी है, बेसिक इंफॉर्मेशन। और ये सभी जानकारी इसलिए हमें दी जा रही है, आपको दी जा रही है कि आपका ट्रस्ट बढ़े कि जिस कंसेप्ट में आप हैं, जिस इंडस्ट्री में आप लोग हैं, वो इंडस्ट्री कितनी सिक्योर है वो हमें जाननी है। कल के एपिसोड में हमने देखा था कि क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो क्रिप्टोग्राफी बेस्ड एक इनक्रिप्टेड टेक्निक पर बेस्ड है, और ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है और ब्लॉकचेन पे डिपेंड करती है। तो आइए अपन बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में, जानते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। सो ब्लॉकचेन क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, ब्लॉकचेन का वर्ल्ड वाइड जो नाम लिया जाता है वो लिया जाता है द ट्रस्ट मशीन। ब्लॉकचेन द ट्रस्ट मशीन, इसका मतलब क्या हुआ? ब्लॉकचेन अपने आप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर पूरी दुनिया को ट्रस्ट है। और क्यों है ट्रस्ट, मैं बताता हूं आपको। पहले वन बाय वन अपन पढ़ते हैं, सिंपली इसकी डेफिनेशन से अपन आगे बढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, ब्लॉकचेन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले अपन समझते हैं। ब्लॉक्स आर चेन्ड, यानी ब्लॉक्स जो आपस में किस तरह से चेन में बंधे हुए हैं, या चेन्स ऑफ ब्लॉक्स की चेन। इसको मैं सिंपली शब्दों में आपको समझाऊं तो इसको इस तरह से समझिएगा आप। एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। सपोज आप एक घर में रहते हैं और उस घर में 10 कमरे हैं, और कोई मेन डोर नहीं है, कोई मुख्य दरवाजा नहीं है, उस घर में 10 कमरे हैं, राइट। और आपको घर से बाहर कहीं जाना है और आपके सामने क्वेश्चन ये है कि आपको उन 10 कमरों को लॉक करना है। तो पहला तो ऑप्शन आपके पास है कि पूरे के पूरे 10 कमरों को आप लॉक कीजिए, ताला लगाइए और फिर 10 चाबी अपने साथ लेके जाइए। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप 10वें कमरे को ताला लगाइए, उसकी चाबी 9वें कमरे में रखिए। 9वें कमरे के ताला लगाइए, उसकी चाबी 8वें कमरे में रखिए। 8वें कमरे के ताला लगाइए, उसकी चाबी 7वें कमरे में रखिए। इसी प्रकार करते करते तीसरे कमरे पे ताला लगाइए, उसकी चाबी दूसरे कमरे में रखिए। और दूसरे कमरे पे ताला लगाइए, उसकी चाबी पहले कमरे में रखिए। और पहले कमरे की यानी कि एक चाबी आप लेके जा सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, यहाँ आप समझ गए होंगे कि केवल एक चाबी से, केवल एक पहले रूम की चाबी से आप सारे के सारे 10 रूम्स को खोल सकते हो। तो वहां पे आपने क्या बनाया, एक रूम्स की चेन बनाई कि सारे रूम एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप किसी भी एक रूम से बाकी सारे रूम, यानी पहले रूम से आप पूरे के पूरे 10 रूम खोल सकते हो। तो वहां पे रूम्स की आपने क्या बना दी, चेन बना दी। ठीक इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे हम क्रिप्टो करेंसी बाई कर रहे हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी सेल कर रहे हो, चाहे पीयर टू पीयर किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेज रहे हो, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन हमारा ब्लॉक्स में लिखा जाता है, राइट। तो जब भी ट्रांजेक्शन ब्लॉक में लिखा जाता है तो उस ब्लॉक में वो एक ब्लॉक बनता है, ठीक है। और जब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा तो दूसरा ब्लॉक बनेगा, और इस तरह से ब्लॉक्स पे ब्लॉक्स बनते आते हैं और सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इस प्रकार ब्लॉक्स की एक चेन बन जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन, राइट। ब्लॉकचेन के कुछ स्पेसिफिकेशन है, कैसे दे में ऑल अचीव द सेम गोल। जो भी ब्लॉकचेन बनाई जाती है उन ब्लॉकचेन्स का एक सेम गोल होता है, बट ईच हैज इट्स ओन रूल। लेकिन हर ब्लॉकचेन के अपने अपने नियम कायदे होते हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी कोडिंग लैंग्वेज होती है और उनका अपना अपना उद्देश्य होता है। पर्पज सबका सेम है। मेरा कहना का मतलब क्या है, यदि कोई भी ब्लॉकचेन बनी है तो उस ब्लॉकचेन का गोल सेम है कि उस ब्लॉकचेन को बनाया क्यों गया है, ताकि ट्रांजेक्शन सभी सर्वर पे रहे, हर सर्वर पे ट्रांजेक्शन की पारदर्शिता हो, हर व्यक्ति उन ट्रांजेक्शन्स को देख सके और एक सिक्योर सिस्टम से काम हो। गोल उन सभी का सेम रहता है, लेकिन सभी ब्लॉकचेन रूल्स में, कोडिंग लैंग्वेज में और पर्पज में अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं एक चीज बताऊं आपको, बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो सेपरेट ब्लॉकचेन है, इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वो सेपरेट ब्लॉकचेन है। दोनों का गोल सेम है, पर दोनों की कोडिंग रूल्स और लैंग्वेज पर्पस सब डिफरेंट हो सकते हैं। यानी एक ब्लॉकचेन जरूरी नहीं दूसरी ब्लॉकचेन से सिमिलर हो, दोनों की कोडिंग अलग हो सकती है, रूल्स अलग हो सकते हैं, पर्पज अलग हो सकते हैं। जैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन क्यों बनी है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए। इथेरियम की ब्लॉकचेन क्यों बनी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि यूटिलिटी के लिए। तो दोनों का क्या हुआ, कोडिंग अलग है, दोनों की लैंग्वेज अलग है, पर्पज अलग है, लेकिन सेम गोल है दोनों का। दोनों में ही ट्रांजेक्शन की क्या है, पारदर्शिता है। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, हमारे पास दो फोन है, एक फोन है एप्पल का और दूसरा फोन है कोई भी एंड्रॉइड फोन, मान लीजिए सैमसंग का।
तो दोनों फोन के का जो पर्पज है, दोनों फोन का जो गोल है वो सेम है। दोनों ही फोन से आप कॉलिंग कर सकते हो, मेल ऑपरेट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, फेसबुक ट्विटर सब कुछ कर सकते हो। लेकिन दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। एप्पल आईओएस पे काम करता है, गूगल एंड्रॉयड वर्जन पे काम करता है। दोनों की कोडिंग लैंग्वेज पर्पज अलग अलग है, लेकिन दोनों का गोल सेम है कि जो भी हमारा कस्टमर है उसको प्रॉपर वे में वो सारी यूटिलिटी देना जो आज के समय में उसकी डिमांड है। तो आप समझ गए होंगे, रिपीट कर रहा हूं मैं स्लाइड को। ब्लॉकचेन बहुत सिंपल है, ब्लॉक्स की चेन। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन हम एक ब्लॉक में लिखा जाता है। किस तरह से लिखा जाता है आगे की स्लाइड में बताऊंगा। और इस तरह से अलग अलग ट्रांजेक्शन पे ब्लॉक्स बनते जाते हैं और सारे ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। पहला ब्लॉक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। आगे की स्लाइड्स में आपको और बता दूंगा। ठीक है, तो ये हुई बात हमारे ब्लॉकचेन की। अब ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, कैसे ब्लॉक्स लिखे जाते हैं, भरे जाते हैं, मैं बताता हूँ। देखो ऑन स्क्रीन आपको तीन ब्लॉक दिख रहे हैं, ब्लॉक फर्स्ट, ब्लॉक सेकंड और ब्लॉक थर्ड। सबसे पहले देखिए डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉक्स होता कैसे, ब्लॉक्स बनते कैसे हैं। जो प्रारंभिक ब्लॉक है उसको बोला जाता है जेनेसिस ब्लॉक, यानी जहां से ब्लॉक बनने की स्टार्टिंग हुई उस ब्लॉक को अपन बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक। तो जो पहला ब्लॉक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें आप देख रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ सबसे नीचे 0000। ठीक, यानी कि ये क्या हुआ, प्रारंभिक ब्लॉक है, इसको अपन बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक। जब भी पहला ट्रांजेक्शन हुआ तो इस ब्लॉक के अंदर उस ट्रांजेक्शन की डिटेल लिखी गई कि किस एड्रेस से करेंसी बाई की गई, किस एड्रेस पे करेंसी सेल की गई, कितनी करेंसी ली गई, जो भेजी गई, फीस कितनी कटी, वो सारी डिटेल इस एक ब्लॉक में भरी जाती है। और उस ब्लॉक में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन का कोई भी एक पार्ट जब इनक्रिप्ट होता है तो एक हैश डेवलप होता है। एक ब्लॉक में हो सकता है एक पैराग्राफ के रूप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई हो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का कोई भी एक पार्ट, सपोज एक चीज लिखी गई है कि राम गोज टू स्कूल, मैं बहुत साधारण से शब्दों में आपको बता रहा हूँ। सपोज उस ब्लॉक में एक इंफॉर्मेशन लिखी है राम गोज टू स्कूल, राइट। तो यदि आप वहां से राम उठाओगे तो उस राम का हेस एनक्रिप्शन अलग बनेगा, गोज का अलग बनेगा, टू का अलग बनेगा, स्कूल का अलग बनेगा। यानी उस ब्लॉक में जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है उस इंफॉर्मेशन का कोई भी एक पार्ट क्या बनता है, हेस बनता है। तो वो जब हेस बन गया, अब जब उस व्यक्ति ने उस करेंसी को किसी को भेजा है, तो जिसके पास भी वो करेंसी गई है उसके पास पहुंची है, उसने खरीदी है, वो भी आगे ट्रांजेक्शन करेगा। तो जब भी कोई दूसरा ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन के जस्ट बाद में कोई दूसरा ट्रांजेक्शन होता है, तो वो ट्रांजेक्शन भरा जाता है दूसरे ब्लॉक में। और जो दूसरा ब्लॉक का भी अपना इंडिविजुअल एक हेस होता है, और जो दूसरा ब्लॉक है वो पहले वाले ब्लॉक के हेस से कनेक्टेड होता है। आपने डायग्राम में देखा होगा, पहले वाले ब्लॉक का सपोज हेस बना 6U9P2 और दूसरे ब्लॉक का हेस बना 8Y5C9। तो जो दूसरा ब्लॉक का हेस है वो पहले वाले ब्लॉक के हेस 6U9P2 से कनेक्टेड है। इसी तरह से तीसरा ब्लॉक बनता है। हर एक ब्लॉक में क्या होता है, हर एक ब्लॉक में एक उसका हेस होता है, एक उसका प्रीवियस हेस होता है, और उस ब्लॉक में रिलीवेंट इंफॉर्मेशन होती है, यानी ट्रांजेक्शन की डिटेल होती है कि किसने भेजा, कहाँ भेजा, कितना भेजा, गैस फीस कितनी कटी, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो ब्लॉक बनता है, और जब वो ट्रांजेक्शन उसके बाद वाला जो ट्रांजेक्शन होता है उससे वो ब्लॉक कनेक्टेड होता है हेस के रूप में, प्रीवियस हेस के रूप में। इसी तरह से आगे ब्लॉक बनते आते हैं और सभी ब्लॉक आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरी ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब ब्लॉकचेन के कुछ खास फीचर है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ अभिलाक्षणिक गुण है, वो कौन कौन से उसको समझिए। बेसिकली तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ब्लॉकचेन के, जिस वजह से हम कह सकते हैं ब्लॉकचेन अपने आप में एकदम सिक्योर है। कौन कौन से तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ब्लॉकचेन जो होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। डिसेंट्रलाइज क्यों होती है, देयर इज नो सेंट्रल डेटाबेस, यानी ब्लॉकचेन पे जो भी डेटा आता है वो किसी एक सर्वर पे नहीं होता। जितने भी सर्वर उस ब्लॉकचेन में कनेक्टेड है उन सभी सर्वर पे वो डेटा लेजर के रूप में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। सो देर इज नो सेंट्रल डेटाबेस और सेंट्रल अथॉरिटी। ब्लॉकचेन में कोई भी सेंट्रल सर्वर या सेंट्रल डेटाबेस या सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती कि किसी भी एक सिस्टम पे ही सारा डेटा अपलोड है। अदरवाइज वो सिस्टम क्रेश हो गया तो वो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जो भी डेटा होते हैं वो जितने भी सर्वर कनेक्ट है सभी के सभी सर्वर पे वो डेटा क्या होते हैं, अपलोड होते हैं। ठीक है,
एंड ईच पार्टिसिपेंट मेंटेन्स ए कॉपी ऑफ द लेजर। जित जितने भी सर्वर कनेक्टेड है, हर पार्टिसिपेंट के पास लेजर की एक कॉपी होती है। यानी उस ब्लॉकचेन पे जो भी डेटा बनता है वो डेटा सभी सर्वर पे होता है। यूजर्स कैन चेक ऑन एनी ट्रांजेक्शन, जो भी यूजर है, ठीक है, कोई भी यूजर ब्लॉकचेन पे जाके ट्रांजेक्शन चेक कर सकता है। आपने व्हाइट बिटकॉइन में भी किया होगा कि आपके पास कोई हेस एड्रेस है, आप ब्लॉकचेन पे गए, आपने चेक कर लिया अभी तक टोटल कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ से करेंसी आई, वो सारी आप देख सकते हैं। तो ब्लॉकचेन का खास फीचर्स है कि यूजर्स कैन चेक ऑन एनी ट्रांजेक्शन, यूजर्स कोई भी ट्रांजेक्शन चेक कर सकता है दैट हैज टेकन प्लेस एट एनी टाइम ऑन ब्लॉकचेन, जो ब्लॉकचेन पे हुआ है। तो पहला फीचर क्या है ब्लॉकचेन का, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। डिसेंट्रलाइज मतलब डेटा किसी इंडिविजुअल सर्वर पे नहीं होता, सभी सर्वर पे डेटा समान लेजर के रूप में डेवलप होता है। और ये ट्रांसपेरेंट होती है ताकि कोई भी व्यक्ति हैश एड्रेस से अपनी ट्रांजेक्शन की डिटेल चेक कर सकते हैं। ये पहला फीचर। दूसरा फीचर है कॉन्सेंसस ड्राइवन। कॉन्सेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति से ड्राइव किया हुआ, यानी सर्वसम्मति से चलाया हुआ। तो ऑल पार्टिसिपेंट शेयर एंड अपडेट द लेजर, जितने भी पार्टिसिपेंट है वो लेजर को सर्वसम्मति से शेयर करते हैं, अपडेट करते हैं आफ्टर रीचिंग ए कॉन्सेंसस एंड एग्रीइंग ऑन द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। यानी ट्रांजेक्शन को सभी सर्वर, जितने भी सर्वर है, वो समान रूप से क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो ये एक तरह से सर्वसम्मति से काम होता है, अकेला व्यक्ति इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तीसरी चीज, ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब इसमें जो डेटा है उसको कोई बदल नहीं सकता, यानी ब्लॉक से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वंस डेटा इज एडेड टू द ब्लॉकचेन इट कैन नॉट बी अल्टर्ड। एक बार ब्लॉकचेन में कोई डेटा भर गया तो उस डेटा को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो तीन यूनिक फीचर्स है जो ब्लॉकचेन को अपने आप में बहुत सिक्योर बनाते हैं। आप बोल सकते हैं मेरे साथ साथ, जहां बैठे हैं वहीं अपने आप में बोल सकते हैं। ब्लॉकचेन का पहला फीचर है डिसेंट्रलाइज है और ट्रांसपेरेंट है। ब्लॉकचेन का दूसरा फीचर है यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सर्वसम्मति से होते हैं, कॉन्सेंसस ड्राइवन, यानी सिंगल व्यक्ति मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तीसरा है इम्यूटेबल है, यानी कोई भी डेटा जो एक बार ब्लॉक पे अपलोड हो गया उसको एडिट नहीं किया जा सकता। ये तीन अभिलाक्षणिक गुण हैं जो ब्लॉकचेन को अपने आप में बहुत सिक्योर बनाते हैं। यस सर। चार तरह की ब्लॉकचेन होती है, आप समझिए इसको कौन कौन सी ब्लॉकचेन है और जनरली हम जो ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं वो कौन सी है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी पार्टिसिपेंट है लास्ट में बोलने का मौका दिया जाएगा, एक बार आप अनम्यूट कर ले अपने आप को। ओके। तो चार तरह की ब्लॉकचेन होती है। पहली ब्लॉकचेन होती है पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन क्या है इसको समझिए। इट इज कंप्लीटली ओपन, ये पूरी तरह से ओपन है, मीनिंग एनीवन कैन ज्वाइन एंड पार्टिसिपेट। कोई भी व्यक्ति इसमें ज्वाइन कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। एनीवन कैन बिकम ए बुक कीपर एंड ब्लॉक्स टू द ब्लॉकचेन एंड कंडक्ट ट्रांजेक्शन। साधारण से शब्दों में बताता हूं मैं, आपने सुना होगा कि भाई फलाना व्यक्ति है जो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है, इथेरियम की माइनिंग कर रहा है, XYZ किसी करेंसी की माइनिंग कर रहा है। तो पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या होती है, माइनिंग होती है। जब भी कोई करेंसी की माइनिंग पब्लिक होती है तो गिटहब पे कोड जारी होता है, उस कोड को कॉपी किया जाता है। जिसने भी सर्वर लगा रखा है, जीपीयू लगा रखा है, ग्राफिक कार्ड्स लगा रखे, वो क्या करता है उस सर्वर पे उस करेंसी की माइनिंग स्टार्ट कर सकता है। तो जब माइनिंग स्टार्ट कर सकता है तो हर सर्वर के पास राइट है कि वो सारे काम कर सकता है वहां पे। यानी जब उसके सर्वर पे भी ट्रांजेक्शन होगा तो ब्लॉक्स बनेंगे, वो सारी चीजें होंगी जो ब्लॉकचेन में होती है। यानी पब्लिक ब्लॉकचेन पूरी तरह से ओपन है, कोई भी व्यक्ति उसको ज्वाइन कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है माइनिंग के रूप में, और वो एक लेजर मेंटेन कर सकता है जो उसके सर्वर पे ऑटोमेटिक होती है। राइट। जैसे पब्लिक ब्लॉकचेन के एग्जांपल है बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, ये सारे एग्जांपल पब्लिक ब्लॉकचेन के। राइट। नेक्स्ट दूसरे तरह की ब्लॉकचेन होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन। अब प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होती है, प्राइवेट ब्लॉकचेन में जो भी जो अधिकार होता है वो एक सिंगल अथॉरिटी के पास होता है। ठीक है। ए ब्लॉकचेन नेटवर्क ऑपरेट्स इन ए प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट सच एज ए रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क और इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल आइडेंटिटी। यानी जो अथॉरिटी होती है वो एक सिंगल पर्सन या सिंगल कम्युनिटी के पास होती है, और वो जो सिंगल ऑथोरिटी डिसाइड करती है कि हमें इस ब्लॉकचेन पे क्या चीज अपलोड करनी है, यानी क्या चीज दिखानी है लोगों को, क्या चीज नहीं दिखानी। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा बैंक्स। आपको पता होगा कि बैंक्स भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करती है। तो बैंक्स के साथ सीन क्या है कि बैंक्स
कस्टमर्स को कौन सा डेटा दिखाना है ब्लॉकचेन पे, कौन सा डेटा नहीं दिखाना है, ये बैंक्स डिसाइड करती है। तो ये होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन। तो दो तरह की ब्लॉकचेन होगी, पब्लिक ब्लॉकचेन जो सबके लिए ओपन है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन। प्राइवेट ब्लॉकचेन जिसमें सिंगल अथॉरिटी डिसाइड करती है कि ब्लॉकचेन पे क्या दिखाना है, वो हर किसी के लिए ओपन नहीं होती, जिसको बैंक्स यूज करती है। तीसरी तरह की ब्लॉकचेन होती है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या होती है? ये पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन दोनों का मिक्सअप होता है, यानी इसमें कुछ फीचर्स पब्लिक ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग होते हैं और कुछ फीचर्स प्राइवेट ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग होते हैं। दोनों का ये मिक्सअप होती है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। मैं बता दूं, व्हाइट बिटकॉइन कंसेप्ट जो आप कर रहे हो, व्हाइट बिटकॉइन में जो ब्लॉकचेन यूज ली जाती है वो हाइब्रिड ब्लॉकचेन यूज ली जाती है, यानी ये पब्लिक ब्लॉकचेन भी है और प्राइवेट ब्लॉकचेन भी है, दोनों के ही फीचर इसमें अवेलेबल है। चौथी तरह की ब्लॉकचेन होती है वो होती है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन क्या होती है, इसको समझिए कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज का एक ग्रुप मिलके डिसाइड करता है कि हमारी कंपनीज में जो भी ब्लॉकचेन चल रही है उसको किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से मैनेज करना है, क्या डेटा उसमें शो होने चाहिए, क्या डेटा शो होने नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, BCI करके एक बहुत पॉपुलर कंसोर्टियम ब्लॉकचेन है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम में ली जाती है, और उसमें लगभग 23 से ज्यादा पार्टिसिपेंट, यानी 23 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियां उनमें इन्वॉल्व हैं। यानी वो सारी इंश्योरेंस कंपनियां मिल करके उस अपने इंश्योरेंस ग्रुप में डिसाइड करती है कि हमें हमारे ब्लॉकचेन पे क्या डेटा लाना है, क्या डेटा नहीं लाना। तो चार तरह की ब्लॉकचेन मैंने आपको बताई। पब्लिक ब्लॉकचेन जो सबके लिए ओपन है, प्राइवेट ब्लॉकचेन जिसमें सिंगल अथॉरिटी डिसाइड करती है कि क्या ब्लॉकचेन पे आना है क्या नहीं आना, हाइब्रिड ब्लॉकचेन जो पब्लिक और प्राइवेट का मिक्सअप, और कंसोर्टियम ब्लॉकचेन जिसमें एक ग्रुप ऑफ बिजनेस यानी ग्रुप ऑफ कंपनी मिलके ब्लॉकचेन को ऑपरेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आज के बाद आपको कोई भी पूछा जाए ब्लॉकचेन कितने टाइप की होती है, तो आपके पास नाम आना चाहिए पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कंसोर्टियम। व्हाइट बिटकॉइन में कौन सी ब्लॉकचेन यूज होती है? हाइब्रिड ब्लॉकचेन का यूज होता है। ठीक है। अब यदि मैं ब्लॉकचेन की बात करूं, ब्लॉकचेन की यूटिलिटी की बात करूं, तो आज की डेट में यदि आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारे डेटा भरे हुए हैं। आज ब्लॉकचेन नाम को पहचान की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन बेस्ड बहुत सारी टेक्निक्स आ रही है। और आपकी मैं बता दूं आपको, दुबई एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने सारे दस्तावेज ब्लॉकचेन पे ला दिए। क्यों? सारे दस्तावेजों में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। स्पेन एक ऐसी कंट्री है जिसने सारे दस्तावेज ब्लॉकचेन पे ला दिए। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन का यूजेज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हो चुका है। आज की डेट में यदि मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो बैंकिंग एंड फाइनेंस वो सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें ब्लॉकचेन को यूज किया जाता है। पूरी दुनिया में 30% यूज ब्लॉकचेन का बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में होता है। 13% यूज गवर्नमेंट एंड पब्लिक गुड्स में होता है, यानी गवर्नमेंट भी अपने बहुत सारे फंक्शंस ब्लॉकचेन पे ऑपरेट करती है। और पब्लिक गुड्स यानी FMCG के जो भी इनवॉइसेज बनते हैं वो भी सारे ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं। इंश्योरेंस फील्ड में थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा 12% इंश्योरेंस फील्ड में ब्लॉकचेन का यूज होता है। हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल सर्विसेज में भी 8% तक प्रेजेंट में ब्लॉकचेन का यूज होता है। जरा सोचो, कोई व्यक्ति है जो 4-5 साल से बीमार है और उसको हॉस्पिटल जाना है किसी नए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, क्योंकि जहां वो दिखा रहा है वहां उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो वो क्या करेगा? अपने 4-5 साल की हिस्ट्री यानी बहुत सारे पेपर्स वो अपने साथ में हॉस्पिटल में लेके जाएगा कैरी करने के लिए। जरा सोचो, उसके पास केवल एक हेल्थ एड्रेस हो, वो हॉस्पिटल में जाए और रिसेप्शन पे या डॉक्टर के पास अपना हेल्थ एड्रेस दे, और डॉक्टर उस हेल्थ एड्रेस से उसकी सारी पास्ट जो भी डिटेल्स है वो निकाल ले, तो कितना आसान रहेगा दोनों ही लोगों के लिए, हॉस्पिटल सर्विसेज के लिए और उस व्यक्ति को अपना ट्रीटमेंट कराना। राइट। मीडिया एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग, गेमिंग सेक्टर में भी 8% लोग जो है 8% कॉर्पोरेट सेक्टर ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन में 6% ब्लॉकचेन का यूजेज हो रहा है। टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रही है आपको, उसमें 6% ज्यादा ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है। प्रोफेशनल सर्विसेज में 4%, एनर्जी एंड यूटिलिटी में 3%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3%, अदर्स जो भी छोटे मोटे सेक्टर उनमें 7%। यदि मैं इन सारे परसेंटेज का टोटल करूं तो दुनिया में जितने भी सेक्टर है वो सारे सेक्टर यहाँ कवर हो रहे हैं, और इन सभी परसेंटेज का टोटल आता है 100%। यानी आज की डेट में दुनिया का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है
जो ब्लॉकचेन से अछूता हो। यानी दुनिया में आप किसी भी एक सेक्टर का नाम लेंगे, उस सेक्टर में ब्लॉकचेन डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका है। यहाँ तक मैं बता दूं, इंडिया में भी आईआईटी रुड़की में काफी समय पहले से ब्लॉकचेन पे डिग्रीज देनी शुरू हो चुकी है। तो ये ब्लॉकचेन का यूजेज है आज की डेट में। आज के बाद कोई आपसे पूछे ब्लॉकचेन ये नया वर्ड तो नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए। आप बताओ सामने वाले को, भाई नया वर्ड नहीं है। 2015 से वर्ल्ड वाइड, 2015 में पहली बार लोगों ने ब्लॉकचेन का नाम सुना था। उसके पहले ब्लॉकचेन बन जरूर चुकी थी, लेकिन लोगों की जुबान पे पहली बार 2015 में ब्लॉकचेन का नाम आया। और 2015 से आज 2023, 8 साल हो गई ब्लॉकचेन को अपना विस्तार करते हुए। और आज हर कंट्री, हर सेक्टर ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करना चाह रहा है। आपने सुना होगा यूट्यूब पे मोदी जी का भी एक वीडियो सुना होगा, धीरू भाई ये अंबानी जी का भी आपने वीडियो सुना होगा कि वो टेलीकॉम इंडस्ट्री को, और मोदी जी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को ब्लॉकचेन पे लेके जा रहे हैं। तो आप और हम उस इंडस्ट्री की बात करें जिस इंडस्ट्री का फ्यूचर है, और जो इंडस्ट्री पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, डेटा सारे सर्वर पे है, ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है। ऐसी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री में हमारा फ्यूचर ग्रो कर रहा है। तो ये बहुत सारे यूजेज है ब्लॉकचेन के। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी जो कि ब्लॉकचेन का एक पार्ट है। ठीक है, देखो ब्लॉकचेन में बहुत सारे सेक्टर मैंने बताए, इनमें से एक सेक्टर क्या है, क्रिप्टो करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फोन में इंटरनेट यूज करते हो, तो इंटरनेट का एक पार्ट है स्मार्टफोन, बाकी इंटरनेट का और भी जगह यूज होता है। वैसे ही ब्लॉकचेन का एक पार्ट है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन पे ही रन करती है, और ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स में काम आती है। तो जब ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में यूज होती है, तो आइए अपन थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कितने टाइप की होती है। देखो, जितनी भी क्रिप्टो एसेट्स है दुनिया में, वो दो तरह की होती है। एक होती है फंजिबल, एक होता है नॉन फंजिबल। ठीक है। अब फंजिबल की बात करूं तो फंजिबल भी तीन तरीके का होता है। एक होता है पेमेंट टोकन्स के रूप में, एक होता है यूटिलिटी टोकन्स के रूप में, एक होता है सिक्योरिटी टोकन्स के रूप में। यदि मैं पेमेंट टोकन की बात करूं, पेमेंट टोकन मतलब क्या हुआ, ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो केवल और केवल ट्रांजेक्शन के काम आती है, जो केवल और केवल ट्रांजेक्शन में काम आती है, और जेन्युइन रूप से पूरी दुनिया इसी तरह की क्रिप्टो करेंसी पे ट्रस्ट करती है। ठीक है। ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि यदि मैं क्रिप्टो करेंसीज की बात करूं तो बिटकॉइन, लाइट कॉइन, वाइट बिटकॉइन, ये सब क्या आते हैं, ये पेमेंट टोकन्स के रूप में या रियल क्रिप्टो करेंसी के रूप में जाने जानते हैं, क्योंकि ये केवल और केवल ट्रांजेक्शन में काम आते हैं। कुछ स्टेबल कॉइन्स भी है, जैसे यूएसडीसी, यूएसडीटी। इनको स्टेबल इसलिए कहा गया है कि इनकी रेट्स में ज्यादा वेरिएबल नहीं होता। सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, किसी भी देश की यदि सीबीडीसी है, तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो सीबीडीसी ला रही है, आपके पास यदि 10 रुपए फिजिकल में है, यदि आप उसको सीबीडीसी में कन्वर्ट करोगे तो भी उसकी वैल्यू 10 रुपए रहने वाली है। तो वो एक स्टेबल है। ठीक है। तो ये तीन तरह की जो फंजिबल करेंसीज का एक टाइप है पेमेंट टोकन, ये तीनों ही, जैसे क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन्स और सीबीडीसी, ये तीनों ही ट्रांजेक्शन के रूप में काम आते हैं, केवल और केवल ट्रांजेक्शन के रूप में आते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया सबसे ज्यादा इन पे ट्रस्ट करती है। यदि आपको कोई क्रिप्टो के नाम पे गुमराह कर रहा है, भाई साहब ये क्रिप्टो आया है, इस क्रिप्टो से हम चांद पे जाएंगे, समझ लो मेरी बात, कि सर इस क्रिप्टो से आप रिचार्ज कर सकते हो, इस क्रिप्टो से शॉपिंग कर सकते हो, तो ये सब फालतू बातें हैं। जो जेन्युइन क्रिप्टो वो केवल और केवल ट्रांजेक्शन के लिए बनी है। आज के बाद ध्यान रखना, मार्केट में धोखा मत खाना। कुछ होते हैं फंजिबल में से यूटिलिटी टोकन्स, जैसे इथेरियम है, वो एक तरह से यूटिलिटी टोकन्स है, क्योंकि उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारी करेंसीज रन करती है। कुछ सिक्योरिटी टोकन्स के रूप में होते हैं, जैसे रियल एस्टेट के कुछ यदि करेंसी डेवलप होती है तो वो सिक्योरिटी टोकन्स के रूप में होते हैं। तो ये सारे फंजिबल टोकन्स हैं। दूसरा नॉन फंजिबल टोकन ऐसे होते हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है। जैसे यदि मैं बात करूं, ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं नॉन ट्रांसफरेबल, जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, एक बार यदि किसी ने बाई कर लिया तो उसके पास ही होके रहेगी। ठीक है। यानी वो वन टाइम भी बाई होता है, बाद में वो उसी के पास मालिकाना हक होके रह जाता है। दूसरा होता है एनएफटीज। एनएफटीज को शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा, जैसे सपोज अमिताभ बच्चन ने अपनी कोई पेंटिंग बनवाई और उसको वो पेंटिंग पसंद आ गई, वो यूनिक है, तो उसने क्या किया, उसका एक एनएफटी बना दिया। ठीक है। और उसकी पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड कर दी, जो कि ट्रांसफरेबल है, नॉन फंजिबल टोकन
एनएफटी जो कि ट्रांसफरेबल है, उस अब उस एनएफटी को, उस इमेज को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। जब खरीदेगा तो अमिताभ जी को उसका पैसा मिल जाएगा और उस व्यक्ति के पास वो एनएफटी चली जाएगी। तो ये मैं बेसिक बताया, इससे ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, और वो ज्यादा डिटेल काम में भी नहीं आएगी आपको। तो बेसिक कुछ चीजें मैंने आपको बताई है आज के इस एपिसोड्स में।